हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब बहुत मस्ती होंगे। बट आप लोगों को और थोड़ा सा मस्त फील करवाने के लिए मैं ले आई हूँ बैटल थ्रू द हेवन का और एक मजेदार नोवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो। तो चलो फटाक से रिकैप को खत्म करके नए नोवेल को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था फॉलन स्टार पवेलियन के ऊपर बहुत भारी प्रोफाउंड स्काई सेट हमला कर देता है, लेकिन उससे उसको कुछ फायदा बिल्कुल भी नहीं होता, जिसके चलते वो प्रोफाउंड रिवर एलाइन को क्रिएट करता है, जिसके अंदर होता है प्रोफाउंड स्काई सेट, आइस रिवर वैली और विट लाइटनिंग पवेलियन। लेकिन ये एलाइन की वजह से भी फॉलन स्टार पवेलियन को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अब थोड़े टाइम के लिए सेंट्रल प्लेस पर शांति बना रहता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद दोबारा से और एक खबर फैलता है, ली क्लान अचानक से गायब हो चुका है। फिर जब कुछ लोग ली क्लान को चेक करने जाते हैं, वहाँ पर उनको एक इंसान का सोल ट्रेस भी नहीं मिलता। अब अलग अलग फ्रैक्शंस ली क्लान के डिसअपीयरेंस के बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन वहीं पर 8 एंशिएंट क्लान अभी जो 7 एंशिएंट क्लान बचा है, क्योंकि श्री क्लान तो पहले से ही ली क्लान की तरह डिसअपियर हो ही चुका है। तो उन 7 एंशिएंट क्लान के हिसाब से ये ली क्लान को सिर्फ 2 एंशिएंट क्लान ही ऐसे वैनिश कर सकता है, वो है गु क्लान और हान क्लान। और ली क्लान का डिसअपियरेंस पक्का ताओशी एंशिएंट गॉडजेड की वजह से है, क्योंकि जो भी क्लान ऐसा कर रहा है वो ये ताओशी एंशिएंट गॉडजेड के पीछे है और उसके 8 एंशिएंट पार्ट्स को इकट्ठा करना चाहता है। और मास्टर याओला और मेडुसा दोनों मिलकर शोयान के कमरे को खोज रहे होते हैं, जो कि 2 साल से रिट्रीट पर है उसी कमरे के अंदर। और इसी चीज को लेकर फॉलन स्टार पवेलियन के बहुत सारे डिसेबल और एल्डर्स टेंशन में भी होते हैं। लेकिन इसी टाइम पर मेडुसा मास्टर याओला को प्रोफाउंड रिवर अलायंस के साइड से आया हुआ एक डिक्लेरेशन कार्ड को देती है, जिसमें लिखा था कि प्रोफाउंड रिवर सेट फॉलन स्टार पवेलियन के ऊपर हमला करने वाला है। अब टाइम आने पर मास्टर याओला अपने पूरे टोली को लेकर फॉलन स्टार पवेलियन की एक माउंटेन रेंज पर प्रेजेंट हो जाते हैं। और थोड़े टाइम के बाद फॉलन स्टार पवेलियन के एंट्रेंस पर एक स्पेशल क्रैक अपीयर होता है और उसमें से सबसे पहले निकलता है ओल्ड घोस्ट टियानमिंग, जिसका अभी का लेवल बैंशिंग लेवल पर है। और ये होता है प्रोफाउंड स्काई सेट का ग्रैंड एल्डर। और वो पहुंचते ही मास्टर याओलाओ के साथ फालतू के बकवास करना स्टार्ट कर देता है। अब थोड़े सेकंड के बाद टियानमिंग अपने साथ आए हुए हान क्लान के 3rd टियानजुन और 2nd टियानजुन को सबके सामने डिस्पैच कर देता है और ये दोनों भी बैंशिंग लेवल पर अपग्रेड हो चुके हैं। अब यहीं से ही स्टार्टिंग होती है बैटल थ्रू द हेवन का नेक्स्ट नोवेल पार्ट। और स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है फॉलन स्टार पवेलियन के एक्सपर्ट्स भी आसमान पर चले आते हैं और जब दोनों साइड के एक्सपर्ट्स एक दूसरे के साथ टकराते हैं, आसमान पर कई बड़े बड़े एक्सप्लोजन्स होना स्टार्ट हो जाता है। अब आसपास के बैटल्स को देखकर टियानमिंग बोलता है, ओल्ड ब्रदर गोयू, चलो हम भी ये याओचन का चैप्टर ही खत्म करते हैं। ये सुनकर गोयू भी एकदम एग्रेसिव हो जाता है, क्योंकि वो भी कई सालों से फॉलन स्टार पवेलियन को तबाह करना चाहता था, लेकिन क्लैन के अंदर चल रहे कुछ इवेंट की वजह से इस चीज को आगे के लिए टाल दिया गया था। अब जब हान क्लैन के कुछ प्लान्स सक्सेसफुल हो चुके हैं, तो अभी के लिए फॉलन स्टार पवेलियन और शोयान के बारे में क्लैन को थोड़ा सा सीरियस तो होना ही पड़ेगा। और अभी के लिए सोल पैलेस का 3rd टियानजुन जस्ट बैंशिंग लेवल पर ब्रेक थ्रू किया ही था, उसे भी टियानमिंग के साथ यहाँ पर फॉलन स्टार पवेलियन को हमला करने के लिए आना पड़ता है। और जब ओल्ड टियानमिंग को ये पता चलता है सोल पैलेस जैसा पावरफुल फ्रैक्शन उनको हेल्प करने के लिए तैयार है, वो भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और फॉलन स्टार पवेलियन हमला करने के लिए रेडी हो जाता है। अब इसी टाइम पर टियानमिंग हंसकर बोलता है, याओचन, तुम्हारे साथ फाइट करे हुए काफी टाइम हो चुका है और वैसे भी मैंने भी कई सालों से फाइटिंग नहीं की थी, क्योंकि मैं रिट्रीट पर था, जिसकी वजह से रिट्रीट के बाद कोई एक बैंशिंग लेवल के पीक एक्सपर्ट के साथ लड़ाई करना मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। अब ये बोलते ही ओल्ड मिंग जैसे ही अपने पारों को स्पेस में पटकता है, उसके चारों तरफ से मॉन्स्टरियस ऑरा फैलने लगता है और उसका बॉडी फ्लैश होकर मास्टर याओलाओ के सामने ही प्रेजेंट हो जाता है। और साथ ही साथ उसका वो व्हाइट कलर का हाथ वो स्पेस को चिरते हुए मास्टर याओलाओ की गले की तरफ बढ़ जाता है और उसका हाथ कोई एक
पंजे से कम नहीं लगता। अब टियानमिंग के ऐसे रूप को देख के मास्टर याओलाओ उसके ये अटैक को बिल्कुल भी डॉज करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि वो भी अपने हाथ को ओल्ड टियानमिंग के सर के तरफ आगे बढ़ा देते हैं। देखने से तो ऐसा लगता है जैसे याओलाओ उसके जान के पीछे जा रहे हैं। अब याओलाओ की ऐसे फेरोसिटी को देखकर ओल्ड टियानमिंग का एक्सप्रेशन इंस्टेंट ही चेंज हो जाता है और वो कहता है, मेरा लाइफ तुम्हारे लाइफ से कहीं ज्यादा कीमती है, जिसके वजह से वो अपनी खुद की जान को बचाने के लिए अपने पंजे को पीछे लेकर उस जगह से लाइटनिंग स्पीड से पीछे चला जाता है। अब इधर मास्टर याओलाओ जैसे ही अपने अटैक को डिसमिस होते हुए देखते हैं, वो बस टियानमिंग की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन इसी टाइम पर कुछ ब्लैक फॉग उनके तरफ आगे बढ़ने लगता है और उस टाइम पर वो ब्लैक फॉग में से कई सारे सोल का चिल्लाने की आवाज बाहर आता है। अब उस ब्लैक फॉग में से एक कलरिंग चेन को बाहर आते हुए दिखाया जाता है और वो चेन जहाँ जहाँ से पास होता है उस जगह में से बड़े बड़े क्रैक लाइन्स अपीयर होते हैं। और अभी के लिए मास्टर याओलाओ के फेस में कोई भी एक्सप्रेशन मौजूद नहीं होता। वो इंस्टेंट ही स्पेस को एक जगह फ्रीज कर देते हैं, जिसके वजह से उनके तरफ बढ़ रहे सारी चीज बहुत ही पीछे चली जाती है और साथ ही साथ उनकी बॉडी काफी स्पीडली अपनी जगह से गायब होकर उस काले धुएं के साइड में चला जाता है और उनका पंच जो कि खतरनाक स्ट्रेंथ को ओमिट कर रहा था वो उस ब्लैक फॉग में मर्ज हो जाता है। अब ऐसा लगता है उसके बाद इंस्टेंट ही वो काले धुएं में से बहुत सारे आवाज बाहर आने लगते हैं और अब हम इंस्टेंट ही उस मोयू के पाँव को पीछे जाते हुए देखते हैं। हालांकि इन तीनों का लेवल बैंशिंग लेवल पर है, लेकिन मास्टर याओलाओ की खतरनाक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के वजह से उन्हें कोई नॉर्मल बैंशिंग लेवल के वॉरियर के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। और जब भी अच्छी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का एक्सपर्ट किसी दूसरी सेम लेवल की एक्सपर्ट के साथ फाइट करेगा तो फिर रिजल्ट इंस्टेंट ही स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के साइड में ही आ जाता है। तो इधर जब मास्टर याओलाओ के बस एक ही पंच अटैक से गोयू पीछे चला जाता है, इस सिनारियो को देखकर ओल्ड टियानमिंग बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाता है। तो वो चिल्लाकर बोलता है, ब्रदर गोयू, हमें साथ में हमला करना होगा। ये सुनकर गोयू अपने सर को हाँ में हिलाता है। अब दोनों ही ओल्ड डेमंस एक साथ अपनी भयानक सी टाउकी को चारों तरफ फैलाने लगते हैं। लग तो ऐसा रहा था ये पूरा आसमान मास्टर याओलाओ के ऊपर ही गिरना चाहता हो। अब मास्टर याओलाओ अकेले ही ये दोनों घोस्ट को रोक रहे होते हैं, लेकिन इसी टाइम पर आसमान पे खड़ा हुआ वो थर्ड टियानजुन ये बैटल को देख रहा होता है, लेकिन वो इस बैटल के अंदर इरप्ट नहीं करता। और जब वो सोचता है इसके अंदर इरप्ट करने की, उसके बॉडी में एक 7 कलर्ड थंडरबोल्ट टकरा जाता है। अब अचानक से आए हुए इस अटैक की वजह से थर्ड टियानजुन एकदम ही अलर्ट हो जाता है। अब वो अपने हाथ को आगे बढ़ाकर इंस्टेंट ही वो थंडरबोल्ट को सटर कर देता है और जब उसकी आंखें इस थंडरबोल्ट की ओरिजिन को देखता है, उसे एक 10,000 फुट 7 कलर्ड हेवेंस फॉलोइंग पाइथन दिखाई देता है और उसके आसपास की हवा में एक अजीब तरीके की प्रेशर फैला हुआ था। अब इस भयानक से पाइथन को देखने के बाद थर्ड टियानजुन की आंखों में सरप्राइज फ्लैश होता है। वो कहता है, 7 कलर्ड हेवेंस फॉलोइंग पाइथन। अब वो जस्ट हमला करने ही वाला होता है, उसको अपनी तरफ और एक 10 फुट चौड़ा एक फ्लेम क्लस्टर दोबारा से उसके तरफ आगे बढ़ने लगता है। अब उस एनर्जी के गोले के अंदर से लिथन पॉइजन की स्मेल आ रही होती है। अब इसको फिल करके थर्ड टियानजुन की बॉडी एकदम से सिकुड़ सी जाती है, लेकिन वो जैसे तैसे करके अपने हाथ को क्लेंच करके वो टाउके के पिलर को एक जगह फ्रीज कर देता है। अब जैसे ही थर्ड टियानजुन चुटकी बजाता है, वो पॉइजनस पिलर उसी जगह पर एक्सप्लोड हो जाता है। लेकिन इसी टाइम पर उसको अपने पीछे से एक मिस्टीरियस आवाज सुनाई देता है। अब जैसे ही थर्ड टियानजुन अपने आंखों को पीछे लेता है, वो एक ग्रीन कलर के कपड़ों को पहनी हुई लड़की को हवा में डांस करते हुए पाती है, जिसे देखकर वो और भी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि उस लड़की के पीछे उसको एक बहुत ही बड़ा जॉइंट पाइथन देखने को मिलता है और वो स्नेक के 9 सर होते हैं। अब इस भयानक सी इल्यूजनरी फिगर को देखकर थर्ड टियानजुन एकदम सोलम हो जाता है। अब वो कहता है, एंशिएंट हेवन सरपेंट। हालांकि ये तीनों लेडीज दाओसन की पीक लेवल की एक्सपर्ट है, लेकिन इन तीनों में से एक है 7 कलर्ड हेवेंस फॉलोइंग पाइथन, तो दूसरी की टाउकी में इतना खतरनाक पॉइजन मिला हुआ है और आखिरी लड़की के पास है हेवन सरपेंट पाइथन की सोल। लेकिन छोड़ो, मुझे क्या, भले ही मैं अभी अभी बैंशिंग लेवल पर अपग्रेड हुआ हूँ, लेकिन ये तीनों लेडीज के अंदर इतना स्ट्रेंथ तो है नहीं कि ये एक जेन्युइन बैंशिंग वॉरियर को हरा ले।
तो अब वो 30 चिल्लाकर बोलता है आज फॉलन स्टार पवेलियन का खात्मा होकर ही रहेगा। अब वो अपनी बॉडी को वहाँ से गायब करके इंस्टेंट ही क्विंगलिंग के सामने प्रकट करता है। अब वो अपने हाथों से फ्राइटनिंग डाउकी को क्रिस्टल में ट्रांसफर करता है। फिर वो अपने उसी पैम अटैक को क्विंगलिंग की तरफ सूट कर देता है। अब 30 की इस स्पीड को देखकर क्विंगलिंग बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और उसकी आंखें फ्लिकर होती है। उसके सामने एक फिगर अपीयर होता है और अभी के लिए क्विंगलिंग ने जिस 1000 क्लास की एक्सपर्ट को समन किया था उसके बॉडी के ऊपर 30 अपने हाथ को दे मारता है, जिसकी वजह से वो 1000 क्लास की वॉरियर का चटनी बन जाता है। अब ये देखकर वो 30 जान जाता है क्विंगलिंग के पास है लेजेंडरी ट्रिपल जेड ग्रीन फ्लावर पिपल्स का पावर। तो तब मैं कहूँ ये इससे कैसे एंशिएंट हेवन सर्पेंट की सोल को कंट्रोल कर पा रही है। अब इसी टाइम पर वो 30 दोबारा से क्विंगलिंग के ऊपर और एक हमला करने वाला होता है दोबारा से, और एक 7 कलर्ड थंडर वोल्ट उसके तरफ आने लगता है। अब इसी टाइम पर लिटिल फेरी डॉक्टर भी अपने बालों को व्हाइट कलर में ट्रांसफर करके ये 30 के करीब आ जाती है। अब ये दोनों का फिरोसियस अटैक उसी 30 को टारगेट बनाने लगता है। अब इससे अपने आप को सराउंड होते हुए देख 30 हंसने लगता है। अब वो सबके सामने अपने टाउकी को कोई एक ज्वालामुखी की तरह एक्सप्लोड कर देता है। अब ये बैटल के दौरान हमें सीन चेंज होकर दिखाया जाता है शोयान के रूम के बाहर का, और इसी टाइम के दौरान शोयान के रूम का वो गेट अचानक से हजार क्रैक लाइन को अपीयर करने लगता है। लग तो ऐसा रहा था ये क्रैक माउंटेन के डीप से फैल रहे हैं। अब जैसे जैसे ये क्रैक लाइन और भी इंटेंस होती जाती है पता लगने लगता है इस माउंटेन के डीप रीजन में कोई एक चीज अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रही है। अब इसी टाइम पर मास्टर याओ लाओ अपने दोनों ही बैंशिंग एनिमीज के साथ जब जब टकरा रहे थे आसपास बहुत बड़े बड़े एक्सप्लोजन्स हो रहे थे और इस बैटल के 10,000 फीट के दायरे के अंदर किसी का भी पैर रखने का हिम्मत तक नहीं होता। अब अचानक से तीनों ह्यूमन फिगर जैसे ही एक दूसरे के साथ एक ही मोमेंट पर टकराते हैं वो तीनों फोर्सफुली पीछे चले जाते हैं। अब टियानमिंग जैसे तैसे करके खुद को संभाल कर मास्टर याओ लाओ को देखकर बोलता है वैसे याओचिन तो क्या हुआ अगर तुम्हारा स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ पावरफुल है तो, लेकिन क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम अकेले हम दोनों का सामना कर भी सकते हो? ये सुन के गुयू हंसता है जो कि साइड में ही प्रेजेंट हुआ था, लेकिन फिर भी वो दिल से पूरा काम किया था क्योंकि उसे सही से पता था अगर वो यहाँ पर अकेले आता तो फिर मास्टर याओ लाओ उसे पीट पीट कर बिल्ली बना दिए होते, क्योंकि वो मास्टर याओ लाओ की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के साथ बिल्कुल भी कंपैरेबल है नहीं। अब हंसते हंसते गुयू कहता है र्यूमर्स के हिसाब से एंशिएंट टाइम की जो भी अल्केमिस्ट होते थे उनकी फाइटिंग एबिलिटीज बहुत ही शानदार होती थी और ऐसा सिर्फ उनके स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की वजह से होता था। और मुझे लगता है चारों ग्रेट स्पिरिचुअल स्टेट में से ये याओचिन ऑलरेडी हेवनली स्टेट पर एंटर कर चुका है, और अगर हम इस लेवल के एक्सपर्ट को पूरे सेंट्रल प्लेस में सर्च करें तब भी इनके नंबर बहुत ही ज्यादा कम होंगे। लेकिन फिर भी चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो आज ये याओचिन को यहीं पर खत्म करके ही जाऊंगा। अब वो एकदम से चिल्लाकर एंशियस होकर बोलता है टियानमिंग हमें ये याओचिन को सांस भी नहीं लेने देना चाहिए, चलो जल्दी से हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। ये सुनकर टियानमिंग अपने सर को हाँ में हिलाते हुए अजीब तरीके से हंसने लगता है और कहता है अरे बहुत ही बढ़िया, जबकि आज मैं एक हाई लेवल के अल्केमिस्ट को मारने जा रहा हूँ तो मेरा दिल खुशी को संभाल ही नहीं पा रहा है। अब ये बोलते ही वो अपने हैंड साइन को चेंज करने लगता है और अपने बॉडी से डाउकी को इकट्ठा करने लगता है। अब फाइनली उसके सारे डाउकी इकट्ठे होकर 1000 फुट बड़े इल्यूजनरी फिगर में ट्रांसफर हो जाते हैं, जिसके चलते हम चारों तरफ से इंटेंस डाउकी को इकट्ठे होते हुए देख पाते हैं। अब फाइनली वो सब इकट्ठे होके 1000 फुट बड़ा फिगर में ट्रांसफर हो जाता है और वो इल्यूजनरी फिगर का और बहुत ही ज्यादा पावरफुल फील हो रहा था। अब वो ओल्ड डेमन टियानमिंग अपने हाथों को आगे बढ़ाते हुए बोलता है प्रोफाउंड स्काई पाम। अब
ये सुनते ही पीछे का वो इल्यूजनरी फिगर आगे बढ़ जाता है। अब वो इल्यूजनरी फिगर अपने हमले के साथ बहुत ही खतरनाक हवाओं को लाता है और वो सीधे के सीधे इरप्ट हो जाता है मास्टर याओलाओ के तरफ। अब वो खतरनाक टेक्निक के और को सेंस करके मास्टर याओलाओ बिल्कुल भी वो हमले को इग्नोर नहीं करते। अब वो अपने बॉडी से सारे डाउकी को इकट्ठा करने लगते हैं। अब पलक झपकते ही मास्टर याओलाओ भी अपने सारे डाउकी के मदद से 1000 फुट बड़ी फायर पाम को क्रिएट कर देते हैं, जो कि अब सामने से आ रहे वो इल्यूजनरी फिगर के साथ जाकर हेड ऑन हेड टकरा जाता है और दोनों पाम के एक दूसरे के साथ टकराने पर आसमान पर एक बैंग साउंड गूंजने लगता है। उसके बाद चारों तरफ फ्राइटनिंग डाउकी घूमने लगता है, जिसकी वजह से आसपास जो पहाड़ प्रेजेंट होते हैं वो इंस्टेंट ही धूल में बदल जाते हैं और ये डाउकी का तूफान बहुत स्पीडली चारों तरफ फैलने लगता है। और अब फाइनली वो सारे डाउकी जैसे ही टियानमिंग के बॉडी को टकराता है, टियानमिंग फोर्सफुली कई कदम पीछे चला जाता है और उसके चेहरे पर एक अचानक सी सफेदी आ जाती है और उसी के सामने मास्टर याओलाओ भी थोड़ा बहुत तो घायल हो ही जाते हैं। अब मास्टर याओलाओ जैसे तैसे करके खुद को बस संभाल ही पाए होते हैं। इसी टाइम पर उनके पीछे एक ब्लैक कलर का फिगर अपीयर हो जाता है। अब वो एक डार्क गोल्ड पाम को मास्टर याओलाओ की पीठ की तरफ शूट कर देता है और इसे रिसीव करने के अलावा मास्टर याओलाओ के पास दूसरा कोई चारा होता भी नहीं है। और भले ही मास्टर याओलाओ की स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो, लेकिन फिर भी जब वो ये गोयू के अटैक से हेड ऑन हेड टकराते हैं, उनका खून उनके गले तक पहुंच जाता है। लेकिन अच्छी बात तो ये है मास्टर याओलाओ वो सारे खून को दोबारा से निगल लेते हैं। अब हमें यहाँ दिखाया जाता है जैसे जैसे बैटल आगे बढ़ती जा रही है और इंटेंस होती जा रही है, मास्टर याओलाओ ये दोनों वैनशिंग लेवल के वॉरियर के सामने झुकते ही जा रहे हैं। अब इसी टाइम पर जैसे तैसे करके मास्टर याओलाओ बस खुद को समेट ही रहे होते हैं, उनको आसमान से एक हिस वाली आवाज आती है। अब वो देखते हैं आसमान पर जो मेड्यूसा हेवेंस फॉलोइंग पाइथन में ट्रांसफर होकर फाइट कर रही थी, वो अभी के लिए थर्ड टियानजुन के हमले से काफी ज्यादा घायल हो चुकी है और अभी के लिए मेड्यूसा के हर एक बॉडी पार्ट से सेवन कलर्ड हेवेंस फॉलोइंग पाइथन के हर एक बॉडी पार्ट से खून रिलीज होते हुए दिखाई देता है। अब यही सिनारियो जब लिटिल फेरी डॉक्टर देखती है, वो काफी ज्यादा गुस्से में थर्ड टियानजुन के ऊपर हमला करने लगती है और वो थर्ड टियानजुन के पीछे प्रेजेंट होकर अपने हाथों से एक पॉइजनियस बीड को रिलीज करती है। अब उसके वो बीड से लिथन पॉइजन चारों तरफ फैलने लगता है। अब लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है उफिल पॉइजन क्लाइमेटी और वो उस टेक्निक को थर्ड टियानजुन की तरफ थ्रो कर देती है। लेकिन इसी टाइम पर इंस्टेंट ही लिटिल फेरी डॉक्टर के सामने थर्ड टियानजुन प्रेजेंट हो जाता है और वो जैसे ही अपने हाथों को घुमाता है, उसका वो अटैक सीधे के सीधे लिटिल फेरी डॉक्टर के बॉडी को टारगेट करने लगता है। अब इस अटैक के साथ टकराने के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर खून फेंकते हुए काफी पीछे खिसक के चली जाती है। लेकिन इधर थर्ड टियानजुन के बॉडी में जैसे ही वो लिथन पॉइजन टच करती है, वो थर्ड टियानजुन का हाथ का ग्लोव्स एकदम से राग में कन्वर्ट हो जाता है और बचे हुए पॉइजनियस लिक्विड सीधे के सीधे उसके आर्म के कांटेक्ट में आते हैं और उनका भी वही हाल होता है। अब जब ये चीज थर्ड टियानजुन सेंस करता है कि पॉइजन लिथन लिक्विड ने उसके हाथों को पॉइजनियस कर दिया है और उसके बॉडी के डाउकी इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, वो भी इंस्टेंट ही रूथलेस तरीके से अपने दूसरे हाथ से वो पॉइजनियस हैंड की तरफ हमला करता है और जिस हिस्से पर पॉइजन लगा हुआ था उस हिस्से को वो अपने बॉडी से काट के फेंक देता है। अब गाइस सोचिए आखिर ऐसा कौन सा इंसान होगा जो अपने खुद के बॉडी के पार्ट को इससे खुद ही काट दे। छी यार, खैर छोड़िए, ये हान क्लान और सोल पैलेस के बंदों को हम इंसानों में तो बिल्कुल भी नहीं गिन सकते, इसलिए शायद ये थर्ड टियानजुन ने ऐसा किया। अब इधर थर्ड टियानजुन लिटिल फेरी डॉक्टर को घूरते हुए कहता है, अच्छा तो तुम ऐसे हो और अगर तुम्हारी वजह से मुझे अपनी आर्म को काटना पड़ा तो फिर तुम्हारे अंदर कुछ तो बात है, लेकिन तुम्हारे ये हरकत की वजह से तुम्हें अपनी जान गंवानी पड़ेगी। ये बोलते ही वो अपनी जगह से मूव करता है,
लेकिन इससे पहले कि वो लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर हमला कर पाता, उसके सामने अपेयर होती है हमारी क्विंगलिंग। अब क्विंगलिंग को सामने देखकर थर्ड टियानजुन हंसने लगता है और कहता है तुम्हारी ये एफर्ट्स बिल्कुल ही पॉइंटलेस है, क्योंकि जब तुम तीनों ब्यूटीफुल लेडीज मुझे मिलकर हमला कर रहे थे तब भी मुझे कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था, और अब जब तुम अलग हो चुके हो तो तुम तीनों को कैसे लगता है कि तुम लोग मुझे बीट कर लोगे? अब क्विंगलिंग अपने ट्रिपल जेड ग्रीन पीपल्स की मदद लेकर थर्ड टियानजुन के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन थर्ड टियानजुन के डिफेंसिव अटैक की वजह से अब क्विंगलिंग भी बहुत ही ज्यादा घायल हो चुकी है, और बैटल को देखकर ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कौन से मोमेंट पर बस क्विंगलिंग भी हार मानने ही वाली है। लेकिन इन सब को छोड़ने के बाद भी अगर कोई प्रॉपरली ये तीनों पैंशिंग लेवल के वॉरियर को रोक पा रहा था, वो है मास्टर याओ लाओ और क्वीन मेड्यूसा। और जब ये दोनों हार जाएंगे तो समझ लो फॉलन स्टार पवेलियन की डिस्ट्रॉय पक्का है। लेकिन अभी का सिचुएशन देखकर ऐसा लगता है ये दोनों बस अपने घुटने टेकने ही वाले हैं। और इधर ओल्ड डेमन टियानमिंग मास्टर याओ लाओ को बार बार हमला करते हुए हंसते हुए कहता है क्या तुम भी स्ट्रगल करने वाले हो? अब ये सुनकर मास्टर याओ लाओ कुछ भी रिप्लाई नहीं करते, क्योंकि इतने लंबे टाइम तक दो बैंशिंग लेवल के वॉरियर के साथ लड़ने के बाद वो भी बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं। और अगर इन तीनों के बीच की बैटल और लंबी चलने लगती है तो फिर मास्टर याओ लाओ अब खुद को बिल्कुल भी इंड्योर नहीं कर सकते। अब इसी टाइम पर ओल्ड कुयू और टियानमिंग की हंसी को सुनकर मास्टर याओ लाओ और भी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, जिसके वजह से वो अपने सर से लेकर एड़ी तक का पूरे बॉडी का डाउ की इस्तेमाल करके बस एक हमला करने ही वाले होते हैं। उनको आसमान में एक बैंग बैंग वाला आवाज सुनाई देता है, जिसके चलते अब मास्टर याओ लाओ अपने मुंह मोड़कर देखते हैं कि अब तो मेड्यूसा बिल्कुल भी थर्ड टियानजुन का सामना नहीं कर पा रही है, ना ही उसे क्विंगलिंग संभाल पाती है। अब थर्ड टियानजुन के वार से वो दोनों लेडीज बहुत पीछे खून फेंकते हुए चले जाते हैं। अब ये सिनारियो को देखकर मास्टर याओ लाओ और भी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, और इसी टाइम का फायदा उठाकर ओल्ड टियानमिंग मास्टर याओ लाओ के पीछे प्रेजेंट हो जाता है, और वहीं पर वो एक बाम अटैक को मास्टर याओ लाओ के ऊपर थ्रो करता है। अब अचानक से हुए ये स्नेक अटैक के वजह से मास्टर याओ लाओ भी उससे इंड्योर नहीं कर पाते। अब वो भी ग्रग साउंड के साथ मुंह से फ्रेश खून को निकालने लगते हैं, और उनका बॉडी सीधे के सीधे जाकर टकराता है जमीन पर गिरे हुए एक बड़े से पत्थर पर। अब याओ लाओ को इससे नीचे घायल होकर गिरते हुए देख फॉलन स्टार पवेलियन के सारे बंदे एकदम से सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि सबको पता है फॉलन स्टार पवेलियन की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपर्ट है मास्टर याओ लाओ। तो अगर एंड में उन्हीं की ही हार हो जाती है तो फिर फॉलन स्टार पवेलियन का पूरा फाउंडेशन गिर जाएगा। अब इधर ओल्ड टियानमिंग मास्टर याओ लाओ को फेंकने के बाद आगे बढ़ने लगता है। अब वो चारों तरफ देखने लगता है और चिल्ला कर कहता है फॉलन स्टार पवेलियन के मेंबर्स, देखो तुम्हारा याओ चेन ऑलरेडी हार चुका है, तो अगर अब तुम अभी भी जिद करते रहते हो तो फिर मुझे तुम सबको खत्म करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब टियानमिंग की ये आवाज को सुनकर फॉलन स्टार पवेलियन के सारे डिसाइबल्स सरप्राइज हो जाते हैं। इसी टाइम पर ओल्ड मिंग नीचे देखता है मास्टर याओ लाओ को, जो कि अपनी पूरे स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए बस खड़े होने की ट्राई कर रहे थे। तो ये देखकर ओल्ड मिंग कहता है याओ चेन, तुम याद रखना कि तुम्हारा आज का ये हालत सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ही वजह से हुआ है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में तुम्हें एक आसान सा रास्ता दिखाया था, लेकिन फिर भी तुम तो अपने जिद पर ही अड़े रहे। अब ये सारी बातों को सुनने के बाद मास्टर याओ लाओ अपने मुंह से खून को पोंछते हुए एकदम एक घोस्ट की तरह टियानमिंग को घूरने लगते हैं। अब मास्टर याओ लाओ की ऐसे फिश एक्सप्रेशन को देखकर टियानमिंग बोलता है ओल्ड कुयू, हमें ये बुढ़े को जल्दी से खत्म करना होगा, क्योंकि अगर हम डिले करेंगे तो शायद सिचुएशन में कोई भी बदलाव आ सकता है। ये सुनकर कुयू अपने सर को हाँ में हिलाता है, लेकिन जब वो दोनों मास्टर याओ लाओ की तरफ आगे बढ़ने ही वाले होते हैं, अचानक से वो फील करते हैं पूरा स्टार रियलम हिलने लगता है। लग तो ऐसा रहा था एक
खतरनाक अर्थक्वेक आ गया है। अब अचानक से हुए ऐसे चेंजेस की वजह से टियानमिंग और गुयू का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। अब गुयू कहता है क्या हुआ? अब इसी सेकंड में स्टार रियलम के डीप माउंटेन में से अचानक से एक पहाड़ फट जाता है और साथ ही साथ उसके अंदर से निकलता है एक मॉन्स्टरियस फ्लेम और उसे देखकर तो ऐसे लगता है जैसे ये फ्लेम पूरे दुनिया को ही तबाह कर सकता है। अब इसी टाइम पर एक फैमिलियर सी आवाज पूरे स्टार रियलम में गूंजता है और वो होता है, ये स्टार पवेलियन के अंदर जो भी मेरे पवेलियन को बिलोंग नहीं करता आज उसे यहीं पर ही मरना होगा। अब जैसे ही ये आवाज तेजी से पूरे पवेलियन पर फैलना स्टार्ट करता है, एक टेंस ऑरा चारों तरफ फैलने लगता है। अब आ रहे ये आवाज को और ओरे को सेंस करके टियानमिंग और मुयू खुद के बॉडी को मूव नहीं कर पाते। अब वो दोनों चिल्लाकर बोलते हैं, ये तो डाउशिंग लेवल का ऑरा है, मतलब 11th लेवल का ऑरा। आखिर ये कैसे हो सकता है? अब सब देखते हैं उनके सामने एक ब्लैक रोब को पहना हुआ बंदा अपीयर होता है। अब उसको देखकर फॉलन स्टार पवेलियन के डिसाइबल्स अलग अलग आवाज में चीयर करने लगते हैं। कोई कहता है शोयान तो कोई कहता है जूनियर पवेलियन चीफ। अब शोयान को इतने टाइम के बाद रिट्रीट से बाहर आते हुए देख सारे के सारे फॉलन स्टार के डिसाइबल खुशी से झूमने लगते हैं और प्रोफाउंड रिवर अलायंस के मेंबर्स शॉक से भर जाते हैं। अब शोयान के डाउशिंग लेवल की ऑरा को सेंस करके ओल्ड गुयू चीखते हुए चिल्लाते हुए बोलता है, क्या पर 2 साल पहले तो ये लड़का सिर्फ दाउसन क्लास के पीक पर था, आखिर ये दाउशिंग क्लास पर इतना जल्दी और इतना इजीली कैसे ब्रेक थ्रू कर सकता है? और तो और ये अभी के लिए एक जेन्युइन डाउशिंग है। अब इसी टाइम पर टियानमिंग भी शोयान के डाउशिंग लेवल की ओरे को सेंस करके बोलता है, क्या ये वो शोयान है? लेकिन वो नालायक तो बोल रहे थे ये लड़का हमारे लिए कोई भी परेशानी खड़ा नहीं कर सकता, तो फिर ये डाउशिंग क्लास पर कब आ गया? अब गुयू कुछ सोचने लगता है और उसे याद आता है, कहीं ये लड़के ने बुद्धि सत्व हार्ट को तो नहीं ऑब्टेन कर लिया? हाँ, इसने पक्का बुद्धि सत्व हार्ट को ही ऑब्टेन कर लिया होगा। तभी मैं कहूँ ये लड़का आखिर 2 साल से कहाँ गायब है? ये एक्चुअल में डाउशिंग क्लास पर ब्रेक थ्रू करने के लिए रिट्रीट पर गया था। अब ये सारे बंदों के फालतू के बातों को इग्नोर करते हुए शोयान फॉलन स्टार पवेलियन की आसमान पर हो रहे वो बैटल को अच्छे से देखने लगता है और अब वो एक ही पल में सीधे के सीधे बैटल ग्राउंड पर एंटर करके अपने टीचर को ढूंढने लगता है। उसके बाद वो अपने टीचर के पास प्रेजेंट होकर उनकी ऐसी मिजरेबल हालत को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अभी के लिए शोयान के एक्सप्रेशन को देखकर फॉलन स्टार पवेलियन के सारे डिसाइबल्स समझ जाते हैं कि शोयान अभी के लिए कितना ज्यादा गुस्से में है। और इधर मास्टर याओलाओ शोयान को 2 सालों के बाद अपने पास देखते हुए काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब वो कई बार अपने मुंह से खून को थूकने के बाद शोयान को बोलते हैं, लिटिल फेलो, तो फाइनली तुम अब रिट्रीट से जग ही गए, लेकिन अगर तुम और थोड़े से लेट हो जाते तो तुम्हें अपनी टीचर की हड्डियों को दफनाना पड़ता। और गाइस सच बोलूं तो पहली बार बैटल थ्रू दी हेवन के पूरे हिस्ट्री में हमने मास्टर याओलाओ को इतना ज्यादा गंदे हालत में देखा है, क्योंकि जब प्रीवियस टाइम उनका डेथ हुआ था वो तो धोखे की वजह से हुआ था, जिसके चलते उनको ज्यादा चोट नहीं लगी थी, बस उनके पेट में उन्हीं के ही डिसाइबल ने छुरा खोप दिया था। लेकिन अभी के लिए मास्टर याओलाओ बहुत ही ज्यादा गंदे तरीके से घायल हो गए थे। और इधर मास्टर याओलाओ के मुँह से ऐसी बातों को सुनकर शोयान और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब वो इंस्टेंट ही अपने मास्टर को अपने कंधे से उठाकर बोलता है, टीचर आई एम सॉरी, लेकिन आगे की चीजें अब मेरे ऊपर छोड़ दो। अब शोयान अपने टीचर को लेकर एक बड़े से स्टोन प्लेटफॉर्म पर बैठा देता है और उसके एक ही इशारे पर फॉलन स्टार पवेलियन के कई सारे एल्डर्स मास्टर याओलाओ का ध्यान रखने के लिए उसके पास आ जाते हैं। अब मास्टर याओलाओ अपने मुंह से खून को पोंछते हुए बोलते हैं, मेड्यूसा और बाकी के लोग भी बहुत सीरियसली इंजर्ड हो चुके हैं। ये सुनकर शोयान हाँ में अपने सर को हिलाता है। अब वो अपने हाथ को हवा में वेव करते हुए 3 फिगर को मास्टर याओलाओ के पास अपीयर कर देता है और वो तीनों होते हैं लिटिल फेरी डॉक्टर, मेड्यूसा और क्विंगलिंग। और वो तीनों के फिगर के वो इंटेंस अटैक को देखने लगता है। इसी टाइम पर वो जैसे ही मेड्यूसा को थोड़ा गौर से देखता है, वो देखता है उसकी खूबसूरत सी बीवी का चेहरा भी बहुत ही गंदे तरीके से उतर गया है और
उसकी वीबी पूरे के पूरे खून से लथपथ है, जिसकी वजह से उसके कपड़े एकदम उसके बॉडी के साथ चिपक गए हैं, जिसके चलते मेड्यूसा की बॉडी बहुत ही ज्यादा गंदी दिख रही थी। और अब शोयान ये चीज को देखकर एक रोप को निकाल कर अपने बीबी की बॉडी को ढक देता है। अब शोयान कुछ बकवास ना करते हुए एक जेड बोतल को अपने स्पेस रिंग में से निकालकर सीधे के सीधे लिटिल फेरी डॉक्टर को दे देता है। अब लिटिल फेरी डॉक्टर वो मेडिसिनल पिल की बोतल को रिसीव करने के बाद बोलती है, हमारा ये हालत वो 30 अंजुन ने किया है और वो अभी के लिए ब्यांशिंग के इंटरमीडिएट लेवल पर है। अब ये सुनकर हमें शोयान के फेस में एक फिरोसियस स्माइल को दिखाया जाता है। उसके बाद शोयान पलक झपकते ही बैटल में एंटर कर जाता है। ये देखकर मेड्यूसा अपनी पत्नी धर्म निभाते हुए बोलती है, शोयान तुम केयरफुल रहना, क्योंकि मेड्यूसा अभी के लिए शोयान के और को सेंस नहीं कर पा रही थी, लेकिन उसे लग रहा था जब मास्टर याओलाओ इतने गंदे तरीके से इंजर्ड हो चुके हैं तो इसका पति कौन सी खेत की मूली है। दरअसल मेड्यूसा को अभी तक पता ही नहीं है उसका पति अब डाओशेंग लेवल का वॉरियर है। तो अब ये सुनकर शोयान पीछे मुड़कर अपनी ब्यूटीफुल सी बीवी को बोलता है, तुम बस रेस्ट करो शांति से, मेरी टेंशन मत लो, ठीक है। अब ये बात को बड़े प्यार से बोलने के बाद शोयान अब दोबारा से अपने एंगर वाले मूड पर एंटर कर जाता है। अब शोयान बैटल हेवन पर प्रेजेंट होकर आसपास लड़ रहे सारे फॉलन स्टार पवेलियन के एल्डर्स को कहता है, अब तुम लोगों को लड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, तुम बस उन चारों का ध्यान रखो। अब ये आवाज को सुनकर बाकी के फॉलन स्टार पवेलियन की एल्डर्स की पाव जैसे जेली की तरह हो जाते हैं। वो चाहकर भी आगे फाइट नहीं कर पाते, तो उनको फोर्सफुली पीछे आकर पवेलियन चीफ का केयर करना पड़ता है। और वो सारे एल्डर्स अब शोयान को कहते हैं, जूनियर पवेलियन चीफ हम समझ गए। अब फाइनली शोयान ओल्ड डेमन टियानमिंग, गुयू और 30 अंजुन को देखता है, क्योंकि वो तीनों एक जगह अभी के लिए इकट्ठे हो जाते हैं और वो तीनों काफी ज्यादा डरते हुए बस शोयान को घूरे ही जा रहे थे। और वो तीनों में से कोई भी अभी के सिचुएशन को इमेजिन भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उन तीनों में से किसी ने नहीं सोचा था कि शोयान एक डाओशिंग लेवल का वॉरियर हो जाएगा। और भले ही ब्यांशिंग और डाओशिंग लेवल के अंदर सिर्फ एक ही लेवल का गैप है और नाम सिर्फ ब्यान और डाओ तक है, लेकिन ये दोनों लेवल के अंदर जमीन और आसमान का फर्क है। और हमें तो पता ही है ब्यांशिंग क्लास को इनिशियल, इंटरमीडिएट और पीक लेवल पर डिवाइड किया गया है। और भले ही ये लेवल सिर्फ 3 लेवल में डिवाइडेड हो, लेकिन ये 3 लेवल में ब्रेक थ्रू करके आगे बढ़ना बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, जिसका एक एग्जाम्पल ये ओल्ड गुयू है, क्योंकि इसे ब्यांशिंग लेवल पर अपग्रेड होते हुए 10 साल हो चुका है, फिर भी अभी तक ये ब्यांशिंग के इंटरमीडिएट लेवल पर ही मौजूद है। वहीं पर ओल्ड डेमन टियानमिंग को पीक लेवल के ब्यांशिंग बने हुए जाने कितने साल हो चुके हैं, लेकिन वो अभी तक भी 1 स्टार डाओशिंग लेवल पर नहीं पहुँच पाया। अब ये तीनों बिल्कुल भी अभी भी भरोसा नहीं कर पा रहे होते हैं। शोयान सीधे के सीधे डाओजुन क्लास की पीक लेवल से छलांग मारकर डाओशिंग लेवल पर ब्रेक थ्रू कर चुका है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर। अब शोयान उन तीनों को घूरते हुए काफी कामली बोलता है, अब हमारे फॉलन स्टार पवेलियन का मिट्टी बहुत अच्छा है, तो तुम तीनों का इधर दफन होने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ये सुनकर गुयू चिल्लाकर बोलता है, शोयान तुम्हें इतना ज्यादा एरोगेंट बिहेव करने की हिम्मत भी कैसे हुई? तो क्या हुआ, तो तुम एक 1 स्टार डाओशिंग बन चुके हो, तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है मैं अपने क्लान के एक्सपर्ट्स को यहाँ पर समन करके तुम्हें फिनिश नहीं कर सकता? और मैं आप सबको बता दूं, भले ही गुयू बाहर से स्ट्रॉन्ग बनने की एक्टिंग कर रहा है, लेकिन उसका भी पैर थर थर कांप रहा होता है इस टाइम पर, क्योंकि उसे भी पता है हान क्लान के अंदर एक इलाइट डाओशिंग लेवल का वॉरियर एक टॉप एग्जिस्टेंस है, जिसके चलते इन लोगों को हान क्लान के अंदर दिखना इम्पॉसिबल हो जाता है। और जब तक हान क्लान के हेड उन लोगों को पर्सनली समन नहीं करते, वो सारे के सारे ऑर्डर्स को इग्नोर करते हैं। और डाओशिंग लेवल के वॉरियर मतलब 11th लेवल के वॉरियर इतना भी ज्यादा विले नहीं बैठे हैं कि वो एक ब्यांशिंग लेवल के वॉरियर का समन कार्ड को एक्सेप्ट कर ले। अब ये सारी बातों को सुनने के बाद शोयान अपने हाथ को वेव करता है, जिसके वजह से चारों तरफ पलक झपकते ही एक ऑरा फैल जाता है। और ऐसा शोयान इसीलिए करता है ताकि अगर कोई भी अपने कोई स्पेशल जेट टोकन को डिस्ट्रॉय करेगा, तब इसके अंदर से कोई भी समनिंग कार्ड यूज ना हो पाए।
और बाहर से कोई अंदर आ ना पाए। अब जैसे ही ओल्ड गुयू की आवाज को सुनकर शोयान उसके चारों तरफ की स्पेस को लॉक कर देता है। गुयू एकदम से पागल जैसा बर्ताव करने लगता है और इस टाइम पर उसका इच्छा होता है वो खुद ही खुद को मार डाले, क्योंकि उसने खुद ही कीचड़ के अंदर पैर डाल दिया था। क्या वो शोयान को बिना कुछ बताए वो स्पेशल जेट टोकन को तोड़ नहीं सकता था? अब गुयू जैसे तैसे करके अपने अंदर के डर को अपने अंदर ही दबाकर टियानमिंग की तरफ देखते हुए कहता है, तुम क्या देख रहे हो? क्या तुम्हें लग रहा है हम तीनों यहाँ से इतनी आसानी से जा सकते हैं? ना ये बंदा हमें अपने सामने से जाने देगा। और हालांकि ये एक 1 स्टार डाओशेंग वॉरियर है, लेकिन मुझे लगता है इसका फाउंडेशन अभी तक स्टेबल नहीं हुआ होगा। तो अगर हम तीनों सही से कोऑपरेट करते हैं तो शायद ये हमें संभाल नहीं पाएगा। अब गुयू की ऐसी बातों को सुनकर टियानमिंग एकदम से फ्यूरी से भर जाता है और इस टाइम पर उसको याद आता है, अगर लास्ट टाइम उसको गुयू ने ना कहा होता हमारे फॉलन स्टार पवेलियन के प्लान में कुछ भी गलतियां नहीं हो सकती, तो वो बिल्कुल भी ऐसे मुंह उठाकर फॉलन स्टार पवेलियन पे हमला नहीं करता। लेकिन अभी के लिए उन सब के सारे प्लान्स गटर में जा चुके हैं। लेकिन चाहे टियानमिंग अपने दिल में कुछ भी सोच रहा हो, अभी के लिए गुयू की बात सुनकर वो थोड़ा बहुत काम होता है। उसे लग रहा था कि सच में गुयू सही बोल रहा है। तो अब टियानमिंग भी कहता है, तो चलो हम दोनों मिलकर साथ में इसके ऊपर हमला करते हैं। अब ये बोलते ही वो अपनी जगह से काफी स्पीडली डिसअपीयर हो जाता है और अपने हाथों से मॉन्स्टरियस ऑरा को रिलीज करने लगता है। अब आगे आखिर क्या होने वाला है वो सब तो हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे, क्योंकि इसी के साथ ही यहीं पर खत्म होता है बैटल थ्रू द हेवन का आज का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट। तो चलो गाइस, आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को फटाक से लाइक कर दो और एक प्यारी सी कमेंट भी कर दो। तो चलो गाइस, बाय बाय। और चाहते अगर आप चैनल में नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।